इसको बता देना ना। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, गुड इवनिंग बेटा। और आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बेटा। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बेटा कल कोई क्वेश्चन दिया था क्या? पेंडिंग है क्या कोई, या आगे पढ़ाई करनी है? नहीं, होमवर्क दिया था, मुझे याद दिलाओ ना, क्या था एक बार। सर एक वो एलसीआर सर्किट था जिसमें कि रेजिस्टेंस 200 ओम था। वो अगर सर्किट से कैपेसिटर बाहर निकाल दे तो करंट। हाँ 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 हाँ, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। ओके, मैं उस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूँ। बेटा एक एलसीआर सर्किट था, उसमें से अगर हम सिर्फ कैपेसिटर को रिमूव करते हैं तो करंट 30 डिग्री पीछे हो जाता है वोल्टेज के। और कैपेसिटर को लगाकर अगर हम केवल इंडक्टर को बाहर निकाल लें, कॉइल को बाहर निकाल लें, तो करंट 30 डिग्री आगे हो जाता है। तो हमें बताना है, अगर तीनों एलिमेंट लगे हुए हैं, एल भी लगाए, सी भी लगाए, आर भी लगाए, तो करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, है ना? एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था ना बेटा? यस सर। देखो इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों। अगर मान लो केवल कैपेसिटर रिमूव किया है, कैपेसिटर रिमूव करने का मतलब सर्किट में एल और आर दोनों लगे हैं। इस कंडीशन में हमारा जो tan फाई होता है वो होता है एक्सएल बाई आर। आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, हमने जो टॉपिक पढ़े उसमें सब में। यहाँ पर फाई उसने 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ हम फाई को 30 लिख देंगे और इधर लिख देंगे एक्सएल बाई आर। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। दूसरे केस में जब हमने कैपेसिटर लगा दिया और इंडक्टर रिमूव कर लिया, तो हमारा ये सर्किट अब बचा आरसी। बेटा आरसी सर्किट में tan फाई जो होता है वो होता है एक्ससी बाई आर। क्वेश्चन में ये वाला फाई भी 30 दिया हुआ है, तो ये हो गया एक्ससी बाई आर इज इक्वल टू tan 30। चलो ये भी इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। बच्चों अब सर्किट में तीनों एलिमेंट लग रहे हैं, यानी कि एल भी है, सी भी है, आर भी है। तो इस कंडीशन में जो हमारा tan फाई होता है वो होता है एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। इसको अलग अलग कर दो, इसे लिख दो एक्सएल बाय आर माइनस एक्ससी बाय आर। और बच्चों ऊपर देखो गौर से, एक्सएल बाय आर और एक्ससी बाय आर दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, यानी कि हमारा आंसर 0 आएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 0 है। अब बताओ आप में से 0 किस किसने निकाला था? किसी का 0 आया था क्या? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों एक बात और बता दूं आपको, गौर से देखो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमें ये बता रही है
कि हमारा एक्सएल और एक्ससी बराबर है। इसका मतलब मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया था डाटा, उस डाटा के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन में ही एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं। कल पढ़ाया था ना आपको, ये रहा। इसका मतलब ये सर्किट रेजोनेंट सर्किट है, अनुनादी परिपथ है ये। आप लिख सकते हैं यह परिपथ अनुनादी परिपथ है। दिस सर्किट इज रेजोनेंट सर्किट। कौन बच्चा बोला ये? चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। आप एक कॉपी कर लो तब बता देना मुझे। मैंने चैट अब खोली है। प्रांजल बेटा वैसे तो ठीक हूँ, एक्चुअली मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि कोविड है या नहीं है, अभी मेरी रिपोर्ट नहीं आई है। देखते हैं, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है एक्चुअली ना, राजस्थान में आपको ये बात बता दूं, राजस्थान में कोचिंग्स बंद कर दी हैं वापस से। शायद ये न्यूज आपको मिली होगी। सर कोविड बढ़ गया क्या उधर? बेटा पूरे इंडिया में बढ़ गया। कल रात को, कल 15 अप्रैल को 2 लाख केस आए हैं पूरे इंडिया में। राजस्थान में लगभग 6,000 से ऊपर केसेज आ रहे हैं पर डे। आपके छत्तीसगढ़ से तो अभी आधे हैं, छत्तीसगढ़ में तो 10,000 के ऊपर केसेज है पर डे। तो पूरे इंडिया की हालत खराब है। अब हो सकता है कि और कोई डिसीजन भी गवर्नमेंट को लेना पड़े, लेकिन कोटा में और राजस्थान में कोचिंग्स को बंद कर दिया बेटा। 16 अप्रैल से सारे कोचिंग बंद हो जाएंगे। सर हमारी कोचिंग कब तक चलेगी? कहाँ पर आपका ये सिलेबस? हाँ। बेटा सिलेबस हमारा टारगेट तो मई एंड में है, 31 मई हमारा टारगेट है। कुछ दिन ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद आपके टेस्ट चलेंगे बेटा, फुल सिलेबस टेस्ट चलेंगे लास्ट में। चलो हो गया ये कॉपी अब। यस सर। यस सर। तो अब है ना, एक अगले टॉपिक पर चलते हैं। लिखो पावर इन एसी सर्किट। पावर इन एसी सर्किट यानी कि एसी सर्किट को क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति। बच्चों किसी भी इलेक्ट्रिसिटी में पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो अगर डीसी होता है ना तो हम आई स्क्वायर आर लिख देते हैं। आपको मैंने आई स्क्वायर आर पढ़ाया था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन एसी सर्किट में आई स्क्वायर आर नहीं लिखते डायरेक्ट, यहाँ आर की जगह जेड आता है। या फिर ऐसा करते हैं, वोल्टेज इनटू करंट। आपको पता होगा V इंटू आई भी तो पावर होता है, याद है ये फार्मूला? यस सर। बेटा अब यहाँ पर है ना E और I दोनों वेरिएबल है। E हम लिखेंगे E नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो E हो जाएगा। और I लिखेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अभी हमें है ना फाई की वैल्यू नहीं पता, इसलिए फाई लिख दिया। क्वेश्चंस में फाई की वैल्यू देगा तब पुट कर देंगे।
तो बच्चों एसी सर्किट जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो होता है, उसमें ई और आई लगातार बदलते रहते हैं, तो शक्ति भी लगातार बदलती रहेगी, पावर कांस्टेंट नहीं होगा, शक्ति नियत नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर हम एवरेज पावर निकालते हैं। बच्चों एसी में इंस्टेंटेनियस पावर का कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि है ना, तात्क्षणिक शक्ति हमेशा बदलती रहती है, क्योंकि ई और आई दोनों बदलते रहते हैं। इसलिए इंस्टेंटेनियस पावर, तात्क्षणिक शक्ति का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम औसत पावर निकालेंगे। तो बच्चों औसत पावर जब हम निकालते हैं पी एवरेज, तो वो कैलकुलेट करने पर आता है ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 कोस फाई। ये देखो, ये छोटा सा फार्मूला आ गया, इसे हम है ना थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, ई नॉट बाई √2 आई आर एम एस लिख देते हैं, आई नॉट बाई √2 को आई आर एम एस लिख देते हैं, इनटू कॉस फाई। तो बेटा औसत शक्ति का ये फार्मूला आपको याद करना है एसी में, बस जो लास्ट में है, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो लिख लो औसत शक्ति और ये फार्मूला लिख लो। हो गया? बता दिया करो बेटा हो जाए तो। डन सर। डन सर। बच्चों यहाँ पर कोस फाई जो है, इसे पावर फैक्टर कहते हैं, शक्ति गुणांक। cos phi is called पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। और बच्चों इसकी वैल्यू होती है R/Z। R उस सर्किट का रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध, और Z उस सर्किट की प्रतिबाधा है, इम्पीडेंस। सुनो आप है ना, एक ये वाला ट्राइंगल याद रखो, अगर कभी आप भूल जाओ ना cos फाई या tan फाई कैसे निकालेंगे, तो ये ट्राइंगल आपकी मदद करेगा। जैसे ये एंगल फाई है, तो ये सामने वाला x होता है, नीचे वाला r होता है, और ये z होता है। तो जैसे अब आपको cos फाई निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण से आप cos फाई निकाल सकते हो। tan फाई आपका x/r होता ही है, हम क्वेश्चंस में यूज कर चुके। तो ये ट्राइंगल आपको हेल्प करेगा। तो बच्चों cos फाई पावर फैक्टर कहलाता है, हिंदी में शक्ति गुणांक, और इसकी वैल्यू होती है R/Z। बच्चों रेजोनेंस पर, एट रेजोनेंस, cos फाई जो होता है वो अधिकतम होता है 1। लिख लो, अनुनाद पर शक्ति गुणांक अधिकतम होता है 1। और मुझे आप लोग बताइए, अनुनाद पर यानी कि रेजोनेंस पर cos फाई 1 क्यों आया? चलो आप लोग सोचकर बताओ। रेजोनेंस पर cos फाई मैक्सिमम होता है 1, क्यों, कैसे आया ये मुझे सोचकर बताइए। सर क्योंकि जेड भी तो R1 हो जाएगा ना। शाबाश। सर देखो मैंने Z इक्वल्स टू 0। नहीं 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 नहीं, उस लड़के ने सही बोला बेटा, जेड 0 नहीं होगा, जेड आर के बराबर हो जाता है अनुनाद रेजोनेंस पर। देखो ये लिखा हुआ है, कल के नोट से ये। तो रेजोनेंस पर जेड यस और आर सर। बराबर हो जाते हैं, और बेटा आर और जेड बराबर होने की वजह से आर और जेड इक्वल हो जाएंगे, तो cos फाई 1 हो जाएगा। ये कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखने हैं जो मैं लिखवा रहा हूं। हाँ जी। तो रेजोनेंस पर पावर फैक्टर 1 होता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है पावर फैक्टर की।
चलो अब क्वेश्चन करते हैं इस पर कुछ। बच्चों एक एसी सर्किट है, उसका रेसिस्टेंस जो है, लिखो इन एसी सर्किट रेसिस्टेंस 12 ओम है, 12 ओम, और उसका जो रिएक्टेंस है बेटा एक्स, वो 16 ओम है। रिएक्टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, याद हो गए आप लोगों को? प्रतिघात। वो 16 ओम है। तो बताइए इस सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा? दुर्गेश कह रहा है 3/4, मनीष कह रहा है 3/5, चिरंजीव 3/5, गरिमा 3/5, पल्लवी 3/4, सोनम 3/4, तनु 3/5। 3/4 और 3/5 दो आंसर आ रहे हैं बेटा। देखो cos फाई r/x नहीं होता बेटा, r/z होता है। तो आपको है ना, या तो z निकालना पड़ेगा, या इस ट्राइंगल को आप यूज करके डायरेक्ट फाई निकाल सकते हो। कैसे? देखो भाई, इस ट्राइंगल को हम यूज करते हैं, इस त्रिभुज का मदद लेते हैं। बच्चों r हमारा 12 ओम है, तो यानी कि यहाँ पर आधार हमारा 12 ओम हो गया, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो 12 हो गया, और रिएक्टेंस 16 है, तो इसमें जो लंब है परपेंडिकुलर वो 16 हो गया। बेटा इससे हम जेड निकाल लेते हैं, फिर आपका निकल आएगा। तो जेड देखो हाइपोटेनस है, जेड होता है √x² + r²। बेटा 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 256, 256 और 144, 400 हो गया ना। ये 400 का अंडर रूट कितना होगा? 20। अब cos फाई निकाल लो, cos फाई होता है r/z, 12/20, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। तो बेटा पावर फैक्टर 3/5 हुआ, 3/4 नहीं हुआ। तो जिन बच्चों ने 3/4 बोला है वो गलत हो गया, 3/5 जो बोला वो सही है। जतिंदर आज नाम सही कर लिया तूने, है? धन्यवाद हमारी रिक्वेस्ट मानने के लिए। बच्चों आगे चले। यस सर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक एसी सर्किट है जिसका सोर्स आपको दे रखा है, स्रोत विभव दे रखा है 100√2 sin ω t, और ओमेगा 1000 है। इस सर्किट का जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध, वो 500 ओम है बेटा, और L है 0.5 हेनरी, और C नहीं है, बस L और R है।
तो बताइए इस सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा बेटा, शक्ति गुणांक बताओ कितना होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस। चरणजीत 1/√2। और बच्चे बताओ। बोलो यार। भावना 1/√2। ओके। प्रांजल 1/√2, तनु 1/√2। चलो अब हम निकालते हैं बेटा। जेड निकालना पड़ेगा, उसके लिए पहले एक्स निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स जो है वो इंडक्टर का है, ओमेगा एल होता है। ओमेगा 1000 दे रखा है और एल 0.5, यानी कि 500 ओम आ गया। आप सब लोगों का आंसर सही है, जितने भी लोग 1/√2 बोल रहे हैं सबका सही है, आंसर भी यही है। तो बच्चों जेड आ जाएगा √r² प्लस x²। तो x 500 आ गया, r भी 500 है, तो ये आ गया 500√2। cos फाई होता है r/z। r आपको 500 दिया है और z है 500√2। 500 से 500 कट गया, आंसर आ गया 1/√2। अगला प्रश्न। यस सर। बेटा एक एलसीआर सर्किट है जिसमें आर आपको 200 ओम दिया है। ज्यादातर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर में। और जो हमारा ईएमएफ है ना सोर्स बेटा, वो 220 वोल्ट उसका आरएमएस वैल्यू है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे रखा है, सोर्स का वोल्टेज दे रखा है, ये वैल्यू आरएमएस है ना। अब वो कह रहा है अगर हम कैपेसिटर को निकाल लें, सुनना ढंग से,
अगर हम कैपेसिटर को बाहर निकाल लें तो करंट जो है वो 30 डिग्री वोल्टेज से पीछे हो जाता है, यानी कि 530 आता है व्हेन कैपेसिटर इज रिमूव्ड। ठीक है, लेकिन अगर हम इंडक्टर को निकाल लें तो करंट वोल्टेज से आगे हो जाता है, लेकिन 60 डिग्री आगे हो जाता है। कितना? 60, इस बार 60 है। तो आपको बताना है सर्किट में औसत शक्ति कितनी व्यय होगी, एवरेज पावर निकालना है आपको। इसमें है ना कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, एक काम करो, इसको पुराने वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर मैं इसको भी 30 डिग्री कर दूं, वरना कैलकुलेशन में फंस जाओगे, तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि कल वाला क्वेश्चन बन गया, अब आपको उसके आगे थोड़ा सा बढ़ना है बस। तो बच्चों मैंने ये डेटा चेंज कर दिया है, ध्यान से काम करें। मैंने दोनों को 30 डिग्री कर दिया, अब उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, वरना आप फंस जाते। अब आधा क्वेश्चन ये कल वाला बन गया, उसके आगे आज बढ़ जाइए। $484 चरणजीत। हिमांशु 242 वॉट। और बच्चे भी करें। प्रियंका 121 वॉट, तनु 242 वॉट। अब हम भी सॉल्व कर रहे हैं, देखो आप बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, कल इस क्वेश्चन को हमने, मतलब आज ही हमने आते वक्त इस क्वेश्चन को किया था जब क्लास स्टार्ट हुई थी। सी को निकालने पर 530 है, एल को निकालने पर 530 है, तो फिर हमने कैलकुलेट किया था ना, ये देखो ये वाला क्वेश्चन, तो हमने देखा था 1050 आता है, यानी कि ये रेजोनेंस है। इसका मतलब रेजोनेंस हो गया ना। इसके आगे बढ़ते हैं, तो अगर एक्सएल और एक्ससी बराबर आ गया हमारा, तो रेजोनेंस हो गया, और रेजोनेंस होने पर cos phi 1 आ जाता है।
औसत शक्ति होता है बेटा ERMS IRMS cos फाई। बच्चों एक औसत शक्ति के फार्मूले को एक और फार्मूले में बदलता हूं, देखो cos फाई 1 आ गया ना, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ERMS को हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू IR होता है ना, IRMS इंटू Z। वैसे इस क्वेश्चन में रहने दो, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं अलग से बता दूंगा वो। अभी तो मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ बेटा। ERMS हमें 220 दे रखा है, IRMS हमें निकालना है। IRMS कैसे निकालेंगे? ERMS अपॉन Z। और बच्चों रेजोनेंस है ना, तो Z बराबर R होगा, और R कितना है? 200 ओम। मैं फिर बता रहा हूँ, IRMS होता है ERMS अपॉन Z। ERMS 220 दे रखा है और Z R के बराबर होगा क्योंकि रेजोनेंस है, और cos फाई 1 है। एक जीरो ये कट गई, दूसरी जीरो ये कट गई, और 2 से 22 काट दो, 11। 11 इंटू 22 कितना होता है बेटा? बताओ ना, 11 इंटू 22 कितना होगा? कोई बोलेगा? 242। हाँ 242। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है 242 वाट। चलो पावर का एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ मैं ना पावर का एक दूसरा फार्मूला और बता रहा था बेटा। औसत पावर के ये 3 फार्मूले में से कोई भी काम ले सकते हो आप। ERMS IRMS cos फाई, ये तो मैं पहले ही लिखा चुका। फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ERMS का स्क्वायर, ठीक है, इंटू R बाई जेड स्क्वायर। अब आपको लगेगा ये जेड स्क्वायर कहां से आ गया, सोचो। और तीसरा फार्मूला आप ये भी याद कर सकते हो, IRMS का स्क्वायर इंटू R। तो बच्चों ये औसत शक्ति के 3 फार्मूले हैं, जैसा आप यूज करना चाहें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। आप में से मुझे कोई बता रहा है ये सेकंड वाला और थर्ड वाला फार्मूला मैंने कहां से निकाला? सोचो। बोलो ना। बोलो। सर पहले वाले में आई की जगह में VRMS अपॉन जेड लिए, इसलिए यहाँ पे जेड का स्क्वायर हो गया और ERMS cos का फाइव, स्क्वायर हुआ। सही है सही है। cos फाइव भी R बाई जेड होता है, एक जेड उसका आएगा, एक IRMS को मैं लिख सकता हूँ ERMS अपॉन जेड, दूसरा जेड उसका आएगा, इसलिए ये स्क्वायर हो गया बेटा। वेरी गुड। और इसी तरह उल्टा काम कर दो, अगर मैं ERMS को IRMS इंटू जेड लिख दूं और cos फाइव को R बाई जेड लिख दूं, तो वो जेड कट जाएगा और ये तीसरा फार्मूला भी आ जाएगा। बेटा एग्जाम में कई बार डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है, तो वहां पर ये काम आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक AC सर्किट है जिसका सोर्स आपको दे रखा है 10 sin 340t, ओमेगा की वैल्यू 340 है, और बाकी वैल्यू दे रखी है रेसिस्टेंस 40 ओम है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। L जो है वो 20 मिली हेनरी है, और C भी दे रखा है 50 माइक्रोफेरेड। L, C और R तीनों वैल्यू दे रखी है, और सोर्स दे रखा है।
औसत शक्ति व्यय निकालना है, कितना होगा? औसत शक्ति व्यय बताना है, कितना होगा बेटा? कैलकुलेशन हो सकती है, थोड़ा ढंग से करो। 340 दिया है, इसका मतलब कुछ निकलना चाहिए, इससे मतलब होना चाहिए इसका। बच्चों, आपको जो ये 10 दिया हुआ है, ये क्या चीज होती है बताओ? कौन सा वोल्टेज होता है ये? पीक वोल्टेज। हाँ, पीक वोल्टेज होता है। तो आरएमएस वोल्टेज होगा पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2। तो 10/√2 वोल्ट, ये तो ERMS हुआ। इसमें है ना मेहनत करनी पड़ेगी जेड निकालने में, क्योंकि बिना जेड के कुछ नहीं होगा। और जेड निकालने के लिए मेहनत तो है, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन इसमें काफी ज्यादा लग रही है। 340 से मुझे खतरा लग रहा है। एक्सएल आएगा ओमेगा एल, ओमेगा 340 है, एल दिया है 20 गुणा 10⁻³ तो 34 दूनी 68, 6.8 ओम आएगा, है ना? हाँ, XC है 1/ओमेगा C। ये गड़बड़ करेगा यार, इसको नीचे 340 आ रहा है ना, ये थोड़ा डरा रहा है हमको। और C है 50 गुणा 10⁻⁻6। नीचे -4 पावर बची, क्योंकि 2 जीरो चले गए। -4 ऊपर जाएगा, +4 हो जाएगा। 10⁻4 मतलब 10,000। और 34 पंजे कितना होता है बेटा? 34 × 5 सर 170। 170। तो 170 का एक जीरो हटा देते हैं ऊपर से। तो 1000/17 कितना होता है बेटा? सर 58.82। हाँ, कैलकुलेटर बाबा जिंदाबाद। अब ये मुझे डरा रहा है कि XL - XC या XC - XL जो मैं करूंगा, ये सॉल्व करना तो बहुत टेढ़ी खीर हो गई। तो मतलब ये क्वेश्चन का डेटा थोड़ा सही नहीं है। जेड होता है XC - XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। 58.8 में से 64 दूनी 68। बच्चों, मैंने ये वाली कैलकुलेशन सही की है कि एक बार चेक करना यार, कभी कभी आप भी मेरी मदद कर दिया करो। यस सर, सही है। यस सर। तो 58.8 में से 6.8 घटाएंगे तो 52 बचेगा ना?
तो 52 का स्क्वायर और r कितना है हमारा 40। अब यार यहाँ पर थोड़ा सा मुझे शंका हो रही है, ये वैल्यू सही नहीं आ रही। तो मुझे डाउट हो रहा है, उसने ओमेगा सही तो दिया है ना, मुझे ओमेगा पर शुरू से डाउट हो रहा है। और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया है तो 65.6 आ रहा है यार, ये तो अच्छी कैलकुलेशन नहीं है आपके। रहने दो ये क्वेश्चन, इसमें वैल्यू थोड़ी ऐसी आ गई, पर मेथड देख लो। खैर अगर मैं ओमेगा को 340 की जगह 1000 कर दूं तो मजा आ जाएगा, फिर बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो अभी तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो रही है, और अभी तो r/z और लगाना पड़ेगा अपन को। इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अभी आप रहने दो। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसे, बच्चों एक बात सुनो, अभी आप लोग सॉल्व कर रहे थे ना, तब मैंने बीच में देखा, अगर मैं इसे 1000 कर दूं तो ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। सोचो क्यों हो जाता है। बच्चों सॉल्व करना, बैठे नहीं रहना, इंतजार मत करना कि भाई मैं करूंगा तब आप लिख लेंगे। आत्मनिर्भर बनिए। अगर मैं 340 को 1000 कर दूं और बाकी सारी वैल्यू वही है, ये मिटा रहा हूं मैं। सर z जो है वो r की इक्वल हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ एक्चुअली है ना, अगर मैं इसको 1000 कर दूं तो एक्सएल और एक्सी बराबर आ रहे हैं बेटा आपके। देखो एक्सएल आ रहा है ओमेगा एल, ओमेगा 1000 है, एल है 20 गुणा 10 की घात -3, तो 20 ओम आ गया। एक्सी आएगा 1/ओमेगा c। ओमेगा 1000 है और सी आपका है 50 गुणा 10 की घात -6। -6 ऊपर जाएगा, 3 पहले 3 गया, 1000/20, ये भी 20 ओम आ रहा है। तो बेटा जैसे ही एक्सएल और एक्सी बराबर आए तो समझ जाओ cos फाई 1 हो गया। और औसत पावर अब हमारा हो जाएगा, औसत पावर का 3 में से कौन सा फार्मूला काम में लेना उचित है इस क्वेश्चन में, बताओ। इन तीनों में से कौन सा फार्मूला हमारे लिए बेस्ट सुटेबल है? द सेकंड वन। सेकंड। तो सेकंड वाला काम में ले लेता हूं, ERMS का स्क्वायर इंटू r/z²। बच्चों ERMS हमारा कितना था? 10/√2, इसका स्क्वायर। R हमारा कितना था? 40 ओम, और Z भी तो R के बराबर है, क्योंकि cos फाई एक्सएल और एक्सी जब बराबर होता है तो बेटा Z बराबर R होता है, तो Z भी 40 आएगा। तो ये कितना आ गया सॉल्व करने पर? 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर 2, 1 40 कट गया तो नीचे 40 आया, तो 40 दूनी 80, So 1.25। 1.25 वॉट ये औसत शक्ति आई। अब क्वेश्चन थोड़ा सही बन गया बेटा, इसको कॉपी करो आप। वो 340 सही नहीं था, वो वैल्यू गंदी थी। ये क्वेश्चन अच्छा है। और बस औसत शक्ति के बाद इस चैप्टर में एक दो छोटी छोटी चीजें और बची हैं, फिर खत्म हमारा चैप्टर। अरे ये बताओ, इसके बाद है ना मैं 11th का कोई टॉपिक उठाना चाहता हूँ अभी बीच में, तो कौन सा ले? सर SHM। क्योंकि है ना हमें 12th करते हुए बहुत दिन हो गए। हीट सर, SHM या ग्रेविटेशन में से कोई। फिर SHM ज्यादा ठीक है। चलो ठीक है, ऑसिलेशन से करेंगे बिन दोलन। दोलन मतलब SHM से शुरुआत करेंगे, फिर SHM के बाद फिर वेव भी पढ़ लेंगे, और वेव पढ़ने के बाद वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ लेंगे। फिर ये सीक्वेंस रहेगा हमारा, है ना।
इसको लिखते रहो, ये जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है, लिखते रहो। सर हो गया। हो गया? ये लास्ट वाला भी लिख लो। लास्ट। हाँ बेटा, लास्ट वाला लिख लो। हेलो सर, हाँ बेटा बोलो। इसको थर्ड वाले फॉर्मूला से नहीं कर सकते? हाँ बेटा कर लो ना, उससे आई निकालना पड़ेगा। अपन को ई पता था ना, इसलिए सेकंड वाला लगा लिया। पहले आप आई निकाल लो, फिर थर्ड वाला लगा दो, बात वही है। उससे भी हो जाएगा। उससे भी हो जाएगा, सभी से सेम वैल्यू आएगी। देखो ऐसा भी कर सकते थे, पहले हम आई निकाल लेते हैं। आई क्या होता है? ERMS अपॉन जेड। ERMS हमारा है 10/√2 और जेड हमारा 40 है, तो ये आ गया 1/4√2 एम्पियर। अब मैं थर्ड वाला फार्मूला लगा देता हूँ, IRMS स्क्वायर इंटू R। बेटा 1/4√2 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया, और R हमारा 40 है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2 इंटू 40। कितना आया बेटा? ये 5/4। 5/4, तो वही आंसर आ गया ना बेटा, सेम। सर मैं यही वाले मेथड से की। मैं भी। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही किया अगर आपने इससे किया है तो। बस हमारा आंसर सेम आना चाहिए, 1.25। दोनों सही है, किसी से भी कर लो। ये लाइन खींच देता हूँ बीच में। अब इसमें एक दो छोटी छोटी चीजें और हैं, वो बता दूं। वो सुन लो। लिखो, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। हिंदी कौन कर रहा है? किसको हिंदी नहीं बताएगा इसकी? अर्ध शक्ति आवृत्तियां। बच्चों, हमने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि अगर हम फ्रीक्वेंसी के साथ करंट का ग्राफ बनाए, मैं दिखाऊं कल रेजोनेंस पर मैंने ग्राफ बनाया होगा, आज काफी, ये रहा। अगर हम फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाते हैं, जब मैं ऊपर आई गया तो इसको कॉपी करके ले जाता हूँ, दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। तो बच्चों हमने देखा कि है ना, जब फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम हो जाता है। करेक्ट बच्चों, करंट अगर मैक्सिमम है एक फ्रीक्वेंसी पर, तो दो फ्रीक्वेंसी और ऐसी आएंगी जहां पर ये फ्रीक्वेंसी F1 है और ये F2 है। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज पर करंट जो है वो मैक्सिमम का 1/√2 हो जाएगा। हम जानते हैं बेटा, पावर जो होता है वो I² के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती। तो जहां पर करंट अधिकतम का 1/√2 होगा, वहां पर पावर मैक्सिमम का कितना हो जाएगा बताओ? अरे कोई तो इज्जत बचा लो। 1/2। करेक्ट। हाँ। तो जहां पर करंट मैक्सिमम का 1/√2 होगा, वहां पावर भी अधिकतम का आधा हो जाएगा बेटा, क्योंकि I² 1/√2 को स्क्वायर करोगे 1/2 आएगा। तो बच्चों F1 और F2 वो फ्रीक्वेंसी है जहां पर करंट मैक्सिमम का, अधिकतम का 1/√2 हो गया और शक्ति
पावर मैक्सिमम की आधी हो गई, इसीलिए इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को F1 और F2 को हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दोनों फ्रीक्वेंसीज पर करंट 1/√2 हो गया मैक्सिमम का, और पावर मैक्सिमम की आधी हो गई। तो ये लिख लो और अपने आप लिख लेना शब्दों में, F1 और F2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं, क्योंकि करंट 1/√2 हो जाता है मैक्सिमम का, और पावर मैक्सिमम की आधी हो जाती है। अर्ध शक्ति आवृत्तियां इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों आवृत्तियों पर हमारी जो शक्ति है वो अधिकतम शक्ति की आधी हो जाती है बेटा। ठीक है, अब ऐसा ही एक अगला टॉपिक है, वो लिखो बैंड विड्थ। हिंदी में क्या बोलेंगे? इसकी हिंदी मुझे नहीं आती। बैंड चौड़ाई। क्या बेटा? सर ये तो कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं क्या? हाँ, एसी कम्युनिकेशन में थोड़ा थोड़ा कॉमन है। बैंड विड्थ को क्या बोलेंगे बेटा? बंद चौड़ाई। बैंड चौड़ाई ही बोलते हैं सर। बैंड, अच्छा, बैंड विड्थ को बैंड विड्थ ही लिख लो यार आप। अच्छा, आप में से कौन बता रहा है बैंड विड्थ क्या होता है? बताओ 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 बताओ, याद करो, थोड़ा थोड़ा याद करो। 12th पास तो किया ही है सभी ने, तो याद तो आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे तो। सर अर्ध शक्ति आवृत्ति के अंतर को बैंड चौड़ाई बोलते हैं। शाबाश शाबाश, सही बोला ये लड़का, लिख लो। दोनों अर्ध शक्ति आवृत्तियों का अंतर जो होता है, दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। दिस इज द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। क्वालिटी फैक्टर, पहले तो हिंदी करो, क्या होता है? क्वालिटी क्या होती है? गुणता गुणांक है, सही बोला हूँ शायद मैं। सर विशेषता गुणांक। अच्छा, विशेषता होता है क्या? अच्छा, विशेषता गुणांक लिख लो, गुणता नहीं होता, विशेषता लिख लो। इसका फार्मूला किसी को आता है? सर VL और VC अपॉन V। दोबारा बोलो बेटा। VL और VC अपॉन V। अच्छा, मतलब VL अपॉन V भी लिख सकते हैं, सर VC अपॉन 1 अपॉन R √L अपॉन C होगा रिजल्ट में। हाँ, वैसे लास्ट में फार्मूला ये निकलेगा, आप तो ये याद कर लो बस। ओमेगा नॉट जो है वो अनुनादी आवृत्ति है, ओमेगा नॉट L/R, ये क्वालिटी फैक्टर होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये लास्ट के 2-3 टॉपिक मैंने जो पढ़ाए हैं, इनमें क्वेश्चन आते नहीं है इनसे, लेकिन थोड़ा पढ़ाना जरूरी है बेटा। इमरजेंसी होती है, कभी भी दे भी सकता है। तो क्वालिटी फैक्टर है ओमेगा नॉट L/R। हाँ, एक और, इसको ऐसे भी लिखते हैं क्वालिटी फैक्टर को, क्यू फैक्टर, अनुनादी आवृत्ति अपॉन बैंडविड्थ, ये भी लिख सकते हो आप, अनुनादी आवृत्ति अपॉन बैंडविड्थ, बंद चौड़ाई।
एक लास्ट, वॉटलेस करंट, शक्तिहीन धारा, सब बेकार के टॉपिक है इसलिए लास्ट में करा रहा हूं मैं आपको इकट्ठा। बताओ इसका भी कोई बताओ। देखो तुमने सारे फार्मूले बताए मुझे, तो ये भी बता दो वॉटलेस करंट क्या होता है बेटा। नहीं पता? सर जो बिल्कुल पावर कंज्यूम नहीं करता मेंटेनेंस में। सर्वेंट हाँ वैसे सही बोला है। देखो मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूँ बच्चों। ये करंट है और ये वोल्टेज है, और इन दोनों के बीच का कौन है? फाई। हम आई के दो कंपोनेंट लेते हैं। आई धारा सदिश नहीं होता, तो ये वेक्टर वाले कंपोनेंट नहीं है, ये अलग चीज है। तो हम आई के दो कंपोनेंट लेते हैं, एक करंट की सॉरी एक वोल्टेज की डायरेक्शन में, दूसरा वोल्टेज के परपेंडिकुलर। वोल्टेज की डायरेक्शन में आएगा आई कॉस फाई और ये आएगा आई साइन फाई। तो बच्चों करंट का वो कंपोनेंट जो ई के परपेंडिकुलर होता है, ये पावर में कोई रोल प्ले नहीं करता, ये शक्ति में कोई इसका काम नहीं होता, ये शक्ति प्रदान नहीं करता, इसलिए इसका नाम है शक्तिहीन धारा। तो वॉटलेस करंट की जो वैल्यू होती है बेटा वो आई साइन फाई होती है। वॉटलेस करंट, शक्तिहीन धारा जो होती है वो होती है आई साइन फाई, यानी कि धारा का वह घटक जो शक्ति में अपना रोल प्ले नहीं करता। हिंदी में लिख लेना रोल प्ले को क्या बोलेंगे। जो शक्ति में योगदान नहीं करता वो शक्तिहीन धारा कहलाता है। इंग्लिश में लिख दो, कंपोनेंट ऑफ करंट which doesn't have any role in the power loss is called whatless current. ऐसे लिख लो, component of current which is not useful in power consumption, which is not useful in power consumption, ऐसे भी लिख सकते हो, is called whatless current. बच्चों 15 मिनट बचे हैं, क्वेश्चन करा दूं? अगर आप लोग कहोगे तो क्वेश्चन कराऊंगा, और अगर आप कहोगे क्वेश्चन कराओ तो फिर आपको क्वेश्चन करने में मेरा सहयोग भी करना पड़ेगा। यस देख लो, सहयोग करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चुपचाप बैठ जाओ आप। मैं क्वेश्चन दूं और मैं ही सॉल्व करूं उसमें क्या हो गया है, स्क्रीन गई क्या? हाँ आवाज भी नहीं आ रही है। माइक ऑफ है सर का तो। सर लेफ्ट हो गए हैं।
हाँ जी भाई साहब, क्या बातें चल रही हैं? पढ़ूं? भारत माता की जय। सर होस्ट बन चुके हैं। ओ भैया, कौन है होस्ट? मैं ही हूँ। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो शांति क्यों है इतनी? चलो, तो बच्चों ये, हाँ स्क्रीन भी दिख रही है ना अब? यस सर। यस सर। चलिए बेटे, एक एलसीआर सर्किट है और इसे एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। थोड़े से क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे ये वाले, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, खतरनाक लेवल नहीं है बेटा। ये 220 वोल्ट का सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इस सर्किट का जो एल है वो है 1/पाई हेनरी। 1/पाई देखकर है ना, घबराना मत, उल्टा ये कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। 1/पाई हेनरी है। सी अभी नहीं पता कितना है, और ये जो आर है ये 100 ओम है। स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछूंगा। पहले तो मुझे बताओ, अगर आपको मैं बोलूं इस सर्किट का IRMS 2.2 एम्पियर है तो सी की वैल्यू निकालकर बताओ कितनी है। IRMS 2.2 एम्पियर है तो सी बताओ कितना है। बेटा ये 220 वोल्ट ERMS होता है, मैंने पहले भी बताया था, है ना? प्रियंका 100। बेटा 100 क्या माइक्रोफेरेड है क्या? बेटा यूनिट भी बताओ। कहाँ गए सारे लोग? प्रियंका आपने बेटा XC बताया होगा, शायद C नहीं बताया होगा। ये 100 ओम होगा। यस और नो? हाँ। ठीक है, आपका आंसर सही है। बाकी लोग कहाँ हैं? देखो मैं बताता हूँ बेटा, हमें ERMS और IRMS दोनों पता है, तो हम जेड निकाल सकते हैं। जेड होता है ERMS/IRMS। तो ERMS 220 दे रखा है, IRMS 2.2 दे रखा है, तो जेड बराबर 100 आ गया। और बच्चों हमारा आर भी 100 है, और जेड और आर जब इक्वल हो जाते हैं तो रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस होने पर XC और XL बराबर होते हैं। सुनते रहना,
जेड हमने 100 निकाला, आर भी 100 दिया है, जेड और आर बराबर है, इसका मतलब एक्सएल और एक्ससी भी बराबर है, और एक्सएल होता है ओमेगा एल। ओमेगा हमें कितना दिया है 2 पाई एफ, एफ कितना है बेटा 50, और एल कितना है 1/पाई। मैंने कहा ना आपकी यहाँ पाई हेल्प करेगा, तो 100 ओम आ गया। तो बेटा एक्सएल अगर 100 ओम है तो एक्ससी भी 100 ओम आएगा। मैंने आपसे एक्ससी नहीं सी पूछा था बेटा, है ना। एक्ससी होता है 1/ओमेगा सी, वो आपका 100 निकाल लिया आपने, तो सी हो जाएगा, 100 को नीचे ले आओ, सी को ऊपर ले जाओ, 100 ओमेगा, और ओमेगा कितना है बेटा 2 पाई एफ, एफ कितना है 50, 50 इंटू 2 पाई हो जाएगा 100 पाई, तो ऊपर आएगा 10 की घात -4/पाई फेरेड। इसको माइक्रो में कन्वर्ट कर देते हैं। माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात 6 से गुणा कर दो, तो ये आएगा 100/पाई माइक्रो फेरेड। ये आंसर है फाइनल। अब देखो पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो सी आएगा बेटा 100/पाई माइक्रो फेरेड। मनीष तुम्हारा सही था आंसर। बेटा पहले जेड निकाला, हमने देखा जेड और आर बराबर है, इसका मतलब रेजोनेंस है, अनुनाद है, और अनुनाद पर एक्सएल और एक्ससी भी बराबर होते हैं। एक्सएल हमने कैलकुलेट कर लिया, उसको एक्ससी के बराबर कर दिया। बच्चों 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 रुको, मैंने है ना थोड़ा लंबा कर दिया है, मुझे एक और छोटा मेथड याद आ गया इसका। सुनो 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 सुनो, यार जब हमें पता लगी गया था ऊपर रेजोनेंस है, तो इसका मतलब हमें जो फ्रीक्वेंसी दी है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई ना। तो 1/2 पाई रूट LC को हम सीधे 50 के इक्वल करके भी तो C निकाल सकते हैं। मैंने बहुत लंबा कर दिया। देखो हमें L पता है और F पता है, तो C निकल आएगा। तो इससे कर लो, ये मेरा वाला मेथड लंबा है, उससे मत करो। अरे हाँ है ना, तो बोल दिया करो, ऐसा लगता है जुलारों को को पढ़ा रहा हूँ। तो बेटा मैंने पहले लंबे मेथड से कर दिया, उसे छोड़ दो और ये वाले मेथड से करो आप। इससे वही आंसर आना चाहिए। बच्चों एक स्पेशल चीज पूछता हूँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, इधर देखो, यहाँ पर है ना एक बॉक्स बना देता हूं मैं, ये बॉक्स है ना सी और आर को कवर कर रहा है बस। आपसे कहता हूं इस बॉक्स के अंदर जो चीजें हैं उनका पावर फैक्टर बताओ। सोचो कैसे करोगे। इस बॉक्स का पावर फैक्टर बताना है कितना होगा। पूरे सर्किट का पावर फैक्टर तो 1 आएगा क्योंकि रेजोनेंस था। सिर्फ इस बॉक्स का पावर फैक्टर बताओ कितना आएगा। ओके, एक बच्चे ने बताया, मनीष ने 1/√2। और बच्चे सोचो। अरे बताओ ना।
पावर फैक्टर, बेटा पावर लॉस नहीं पूछा मैंने, पावर फैक्टर पूछा है, cos phi। देखो मैं बताता हूँ बेटा, पावर फैक्टर होता है R बाई जेड, cos phi हमेशा R बाई जेड होता है। इधर देखो, पावर फैक्टर होता है R बाई जेड। देखो पूरे सर्किट के लिए तो Z और R बराबर है, वो हम पहले ही देख चुके हैं, इसलिए पूरे सर्किट का cos phi तो 1 आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ उस बॉक्स को देखूं तो इस बॉक्स का R कितना है, 100 ओम। और बेटा उस बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट है उनका Z कितना आएगा, सोचो बेटा, थोड़ी मदद करो, ऐसे मत करो, कितना अंदर घुस घुस कर आपकी हेल्प करता हूं। भाव्या, धर्मेंद्र, प्रियंका, तेजेंद्र, आप सबके आंसर सही है। प्रांजल, जतिंदर, आप सबके, चरणजीत, सबके सही है बेटा आंसर। तो इस बॉक्स का जो जेड होगा बेटा, इस बॉक्स के अंदर एक आर है और एक एक्सी है, तो इस बॉक्स का जो जेड होगा वो होगा अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बॉक्स के अंदर एल नहीं है, ध्यान रखना। और हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, एक्सी भी 100 आया था, एक्सी भी 100 आया था, है ना। तो ये कैलकुलेट करने पर 1/√2 आएगा, इसलिए इन सारे बच्चों का आंसर सही है। वेरी गुड। तो सिर्फ बॉक्स की बात करें तो बॉक्स के अंदर आर है और सी है, तो बॉक्स का जेड अलग निकलेगा और फिर cos phi R बाई जेड लगेगा। तो बच्चों ये स्पेशल क्वेश्चन था, ध्यान रखो। तो बच्चों हमारा एसी हम यहीं खत्म कर देते हैं। कल हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी भैया। यस सर। यस सर। चलिए ये कॉपी हो जाए जब बता देना, मैं क्लास एंड कर दूंगा। सर